हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 15 है। हमने 14 लेक्चर तक आपको प्रोवाइड कर दिए थे और लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने बात की थी राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसका, उसके बाद उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मेट और एक और डेरिवेशन आपके सामने डिस्कस किया था। ठीक है, मैं इस लेक्चर में उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ जिस पॉइंट पर हमने लेक्चर 14 कंप्लीट किया था। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं हम लोग शुरुआत उसी कॉन्सेप्ट से, उसी पॉइंट से जहाँ पर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 किया था कंप्लीट। जैसे लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था कि P टोटल इज इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये हमने ड्राइव किया था। अगर मैं x1 या x2 को चेंज करूं, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, आप सबको पता है क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल ली, या तो x1 की x2 की, तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x1। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, तो फाइनली आपको फॉर्मूला मिलेगा P टोटल इज इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू 1 माइनस x1। ये जो फॉर्मूला बना, इसमें x1 एक ही टर्म आ गई, जिससे कि हम लोग इजीली x1 फाइंड आउट कर सकते हैं और x1 की वैल्यू निकलते ही x2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने फाइनल फॉर्मूला। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाया गया है दो कंपोनेंट्स को लेकर। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल दो ही कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, 3 कंपोनेंट ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कम से कम हम लोग 2 कंपोनेंट ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक हमने जब राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन आपको पढ़ाया था, एक ग्राफ वहाँ पर प्लॉट किया था जो कि स्ट्रेट लाइन मिलता है हमें। यहाँ पर भी हमें एक ऐसा ही ग्राफ प्लॉट करना है। कैसा, देखिए ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट है ग्राफ का। एक लाइन में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे। आप लोग लाइन को थोड़ा सा स्केल से ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट मिलेगी आपको। ठीक है, जिगजैग लाइन नहीं मिलेगी या फिर बेंड लाइन नहीं मिलेगी। तो आप लोग इसे थोड़ा सा स्केल से बनाएंगे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी बात। देखो बच्चों, करना क्या है, क्योंकि हमारे पास 2 कंपोनेंट है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में। हमने इस वाली एक्सिस पर यहां पर लिया कंपोनेंट 1 P1। पहली एक्सिस पर हमने कंपोनेंट 1 लिया और इस वाली एक्सिस पर हमने लिया इसका मोल फ्रैक्शन x1। मोल फ्रैक्शन इधर से इधर चलने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज। मतलब यहां पर मोल फ्रैक्शन x1 की वैल्यू कितनी रही होगी, 0 इस पॉइंट पर। इनिशियल तो 0 ही होती है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आती। तो हमें एक लाइन मिलेगी जो कि स्ट्रेट लाइन होगी,
ऐसे करके ये जो लाइन मिली हमें, ये किसके इक्विवेलेंट है? P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1, ये तो इसके लिए है। ओके, ऐसे ही अगर मैं दूसरे कंपोनेंट को यहां पर लिखूं P2 और दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यहां पर लिखूं x2, तो वो इधर को इंक्रीज होगा। मतलब मैंने एक ही ग्राफ पर दोनों कंपोनेंट ड्रॉ कर लिए, ये x1 उधर x2। तो x2 की वैल्यू इस पॉइंट पर जहां से वो शुरू होगा, x2 यहां से शुरू होगा, वैल्यू 0 और बढ़ते बढ़ते x2 वैल्यू क्या हो गई 1। तो इसका कर्व हमने इधर से ड्रॉ कर दिया। ये फिर कहा कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप लोग स्केल से, ये करके। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसमें कोई बेंड नहीं, कभी आप सोचे बेंडिंग। ओके, जब इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग मिलाएंगे यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये क्या है का ये है P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2। तो ये हो जाएगी ये P टोटल इज इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। ये जो ग्राफ आपको मिला जिसमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ना तो लाइन ऐसे बेंट है ना ऐसे बेंट है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये राउल्स लॉ के लिए एक मिक्सचर के लिए ग्राफ है। पॉइंट लिखना है यहां पर, ग्राफ ऑफ P वर्सेस X is a straight line for राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के लिए जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, ये 1 के लिए और वो 2 के लिए। आपको दो ग्राफ ऐसे भी मिलेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे उसके बारे में, जिसमें एक का कर्व इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मिलेगा और एक का कर्व इस स्ट्रेट लाइन के नीचे मिलेगा। समझ गए? उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। अगर स्ट्रेट लाइन से ऊपर मिलता है उसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डेविएशन, और अगर स्ट्रेट लाइन से नीचे मिलता है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, उस कंडीशन को हम लोग डेविएशन बोलते हैं बच्चों। राउल्स लॉ जो है वो आइडियल कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। आइडियल कंडीशन मतलब सॉल्यूशन को दो तरह का बताया गया है। सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब वो होते क्या हैं उनके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी केवल मैं इतना बता देता हूँ सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। मतलब जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं हर कंडीशन पर, उन्हें हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कहने का ये है बिकॉज राउल्स लॉ is applicable only for आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के लिए मिलता है। सो ग्राफ, इसीलिए जो ग्राफ है कैसा है बच्चों? सो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि P वर्सेस X कैसा ग्राफ है? ये ग्राफ है बच्चों
स्ट्रेट लाइन। किसके लिए है ये? फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, राउट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसमें ना तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते ना ही रिपेल करते। बाकी इसकी डिटेल, इसके बारे में जो ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, जो जितनी भी डिटेल है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाई जाएगी। आइडियल क्या होते हैं, नॉन आइडियल क्या होते हैं, और उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं। ठीक, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में आप लोगों को पी टोटल दिया हो सकता है, प्योर कंपोनेंट 1, प्योर कंपोनेंट 2 का प्रेशर दिया हो सकता है, और आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जा सकता है कि इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कैसे अप्लाई करेंगे। अभी मैं आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो कि NCERT इंटेक्स का है। बाकी न्यूमेरिकल हम लोग चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में करेंगे। ठीक, अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं उस न्यूमेरिकल को आपके सामने डिस्कस करता हूँ बच्चों। तो ये पूरा पोर्शन, पहले ये वाला नोट कर लेंगे पोर्शन, उसके बाद में थ्योरी नोट करेंगे, फिर ये ग्राफ नोट करेंगे। अब मैं आप लोगों के सामने NCERT का एक न्यूमेरिकल है जो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। पूरी कहानी आप लोग समझ जाएंगे कि पूछा क्या है और दिया क्या है। आपको इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए अपने सामने NCERT की बुक रखनी पड़ेगी, जिससे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान ही आते हैं, बशर्त आप लोग उनकी लैंग्वेज को अच्छी तरह सीख लें। अगर आपने लैंग्वेज को अच्छी तरह सीख लिया तो बस ये मान के चला जाएगा कि क्वेश्चन आप तक पहुंच चुका है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। NCERT की बुक आप लोग ओपन करेंगे और एक क्वेश्चन दे रखा है इंटेक्स में, और इंटेक्स में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.8। इंटेक्स में एक ही क्वेश्चन है, मतलब 2.8 जो नंबर है उसका एक क्वेश्चन है। तो लिख लीजिए इंटेक्स्ट, इसी टॉपिक के ऊपर इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.8। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हल्के से अच्छे से पढ़ें आप लोग। मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग अपने सामने बुक रखें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B आर 450 and 700 mmHg। देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में, ये कहा हमारे पास दो प्योर लिक्विड है, मतलब प्योर कंपोनेंट, एक A है और एक B है। A का वेपर प्रेशर दे दिया P0 A 450 और B का वेपर प्रेशर दे दिया 700, इतने mmHg और इतने mmHg। ठीक है, ये दोनों का अपना अलग अलग प्रेशर दे दिया है आपको। दो कंपोनेंट है A और B, और दोनों प्योर का प्रेशर आपके सामने दे दिया है रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन टेम्परेचर। ये तो कहानी से बना के दी है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर
उस लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन निकालना। कंपोजिशन कहने का मतलब होता है ए कितना है, बी कितना है। ठीक, अगर इफ टोटल प्रेशर इज 600 mmHg, अगर टोटल प्रेशर P टोटल, इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर 600 mmHg हो, तो आपको फाइंड आउट करना है कंपोजिशन। और मैं आपको बताऊं बच्चों, कंपोजिशन कहने का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन XA एंड XB, ये चीज़ें आपको निकालनी है, ये निकालना है। मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है, कंपोजिशन ऑफ A एंड B। इन्होंने इस क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज में भी निकालना है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कितना कितना पार्ट है, और इस डेटा से ये दिख रहा है कि हमें राउल्ट्स लॉ फॉलो करना है, क्योंकि प्योर कंपोनेंट ए का प्रेशर गिवन है, प्योर कंपोनेंट बी का प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर गिवन। तो ये कहानी तो हमें राउल्ट्स लॉ में ही सुनने को मिलती है। इसका मतलब वहाँ क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस पूरी कहानी को। क्या फॉर्मूला है, P टोटल इज इक्वल टू P नोट A इंटू XA प्लस P नोट B इंटू XB। देखिए, हमने तो वहाँ पर फॉर्मूले में लिखा था, अगर आपको याद हो, हमने वहाँ पर लिखा था P टोटल इज इक्वल टू P नोट 1 इंटू X1 प्लस P नोट 2 इंटू X2। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 नहीं गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है A एंड B, तो बस A और B मान लीजिए 1 और 2 की जगह, क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, कारण क्योंकि इसमें एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल है, XA एंड XB। मैथमेटिक्स का एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि एक इक्वेशन से हम लोग केवल एक वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते फाइंड आउट। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल, ठीक, तो इसे चेंज करिए, इसके अंदर वेरिएबल एक बनाइए। ठीक है, तो P टोटल इज इक्वल टू P नोट A इंटू XA प्लस P नोट B इंटू 1 माइनस XA। हमने इसे ऐसे लिख लिया, और अब इस इक्वेशन में आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। P टोटल भी गिवन है, P नोट A भी गिवन है, P नोट B भी गिवन है, XA आप निकाल लोगे यहाँ से, रखिए वैल्यू सारी की सारी। P टोटल तो गिवन है बच्चों 600, P नोट A गिवन है 450 इंटू XA आपको निकालना है, P नोट B गिवन है 700 इंटू 1 माइनस XA। करिए सोल्व। 600 450 XA, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए 700 माइनस 700 XA। माइनस के तो 700 XA हैं, प्लस के 450, 600 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 700 माइनस, ऐसा लग रहा है ये बचेगा 250 XA। भाई माइनस के 700 प्लस के 450, और जब इसमें से करेंगे सब्सट्रैक्ट तो कितना बचेगा 250। अब करेंगे ऐसा कि इसे उठाएंगे इधर ले आएंगे और इसे उठाएंगे इधर लाएंगे, मतलब लिख सकते हैं 250 XA इज इक्वल टू 700 माइनस 600, और 250 XA इज इक्वल टू कितना बचेगा 100। तो XA इज इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन 250। इसे डिवाइड कर दीजिए 50 से, 50 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये, तो XA इज इक्वल टू आ सकता है 2/5, और 2/5 का मतलब XA इज इक्वल टू 2/5 तो आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 0.4। तो बच्चों अगर XA 0.4 है
तो एक्स बी कितना होगा? सो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ये तो होता है ना। तो एक्स बी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 0.4, मतलब एक्स बी इज इक्वल टू 0.6। तो पहला तो आंसर आपके सामने आ गया। ये कंपोजिशन इन लिक्विड स्टेट, कंपोजिशन इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में क्या होगी? एक्स ए की वैल्यू 0.4 है और एक्स बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.6। दोनों का सम करके मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आता है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं बच्चों। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर देखना है क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है यहाँ तक की, ये निकालनी है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ तक हमने वैल्यू पुट की और बाकी नॉर्मली इसे हमने सोल्व कर लिया। एक बार हमने एक्स ए फाइंड आउट कर लिया, एक बार हमने एक्स बी फाइंड आउट कर लिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन में एक और बात पूछिए, ऑल्सो फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का हमने आपको अलग से कॉन्सेप्ट बताया था राउट्स लॉ के अंदर है। पहले सभी बच्चे इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा और फिर मैं वेपर फेज में कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन वो आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। करिए नोट। देखिए स्टूडेंट, वेपर फेज में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं मोल फ्रैक्शन। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये पे बता रहा हूं मैं आपको। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको समझाया था, इसे मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूं। ये मान के चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड सेगमेंट है। क्या पूछा है? कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज में अगर हमें फाइंड आउट करनी हो कंपोजिशन, कैसे करेंगे फाइंड आउट? देखिए स्टूडेंट, वाई ए एंड वाई बी, ये आपके सामने हमने डिस्कस किया हुआ है। वेपर फेज में वाई ए वाई बी क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है पी ए अपॉन पी टोटल, या फिर पी ए की वैल्यू होती है बच्चों पी नोट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल, ठीक। ऐसे ही इसके हो जाएगा पी बी अपॉन पी टोटल या पी नोट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी टोटल। इस सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने है, वैल्यू ही पुट करनी है बस आपको। कैसे पुट करें वैल्यू? प्योर कंपोनेंट ए की वैल्यू है 450 और एक्स ए की वैल्यू है 0.4 और ये 600। आंसर आप यहां से निकाल लेंगे, इजी है ना। ऐसे ही यहां पर प्योर कंपोनेंट बी है 700.6 और पी टोटल कितना है? ये 600 है, 600। और आप लोग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे वाई बी। तो ऐसे हम लोग वेपर फेज में फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट राउट्स लॉ का समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कंप्लीट हुआ राउट्स लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब राउट्स लॉ के बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़े होंगे, ठीक है।
और वहाँ पर आप लोग डिफरेंस पढ़ते हो उन दोनों का। यहाँ पर इसी चैप्टर में आइडियल एंड नॉन आइडियल इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में कुछ इस तरह के टॉपिक आते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर के रिगार्डिंग। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इवन आपको पता होना चाहिए आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले इस टॉपिक के ऊपर नीट 2020 में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन जो आ रखा है मैं आपके सामने हर चैप्टर में 1 बाय 1 डिस्कस भी कर रहा हूँ। सॉल्यूशन वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार नीट 2020 में। ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे कैसे आए हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप लोग इसे फाइनल तक सोल्व करें, इसे भी और इसे भी स्टूडेंट। ओके, करिए नोट। ओके, तो ये तो हमारा हो चुका है कंप्लीट पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, बस मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद हम लोग उसे पढ़ाएंगे वैसे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा आपके सामने अगर मैं उसे इंट्रोड्यूस कर दूं, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मैंने फिर कह रहा हूं हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बच्चों जो हर फॉर्मेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी फॉर्मेट के लिए, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे चैप्टर नंबर 1 में सॉलिड स्टेट में लैटिस स्पेस एंड यूनिट सेल दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद में टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो हर चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट, बाकी तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये मान के चलिए कम से कम 2015 से लेके अब तक के पेपर उठा के देखेंगे तो कम से कम आपको 3 पेपर ऐसे मिलेंगे, 3 साल ऐसे मिलेंगे जिससे एक क्वेश्चन आ रखा है 2 नंबर में, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीट 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है। तो डिटेल में पढ़ना है हमें इस टॉपिक को, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन नाम से ही लग रहा है पता, आइडियल का मतलब होता है ऐसी कंडीशंस, ऐसे सॉल्यूशंस कि जिनमें किसी लॉ को फॉलो करते हो उन्हें आइडियल बोलते हैं। जैसे आइडियल गैस आपने सुनी होगी ना, ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशन। उसी तरह नॉन आइडियल गैस होती है, रियल गैस जिन्हें हम लोग बोलते हैं। तो इनके डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हमने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया कि कैसे पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट है, किस फॉर्मेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर फॉर्मेट के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। शुरुआत हम लोग इसी टॉपिक से करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।